प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपनी YouTube चैनल BSDB संग्राम में। साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो आज का टॉपिक्स क्या है, वन और वन जीव संसाधन के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो और इस तो अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास पहुंचते रहेंगे। प्यारे साथियों, अब ऑब्जेक्टिव का सीरीज जस्ट आने वाला है, आप सभी लोग वो सब कर लीजिएगा, क्योंकि 3 साल से मेरा क्वेश्चन पेपर लड़ता है और अच्छी तरह से लड़ता है और क्वेश्चन हम लोग को जो बताएंगे वही परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, तो चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में। आइए चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे। आइए प्यारे साथियों, चलिए इस ग्रह पर एक सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जोक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। मतलब इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया जोक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। ठीक है, यह पूरा आवासीय स्तर जिस पर हम रहते हैं, मतलब यह पूरा आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव विविधता से भरा हुआ है। ठीक है, अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, इस ग्रह पे जब हम लोग रहते हैं, इस ग्रह पे हम लोग जब रहते हैं तो इसमें क्या सूक्ष्मजीवी, बैक्टीरिया जोक, वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। मतलब करोड़ों जैसे जीवधारिये हैं उसके साथ हम लोग रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्तर जिस पर हम रहते हैं, मतलब यह पूरा आवासीय स्तर है जिस पे हम रहते हैं, अत्यधिक जैव विविधता से भरा होता है। ये क्या होता है, अत्यधिक जैव विविधता से भरा होता है। मानव के दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब मानव और दूसरे जीवधारियों एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसे विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। मतलब जो अपना अस्तित्व होता है, जो हम एक मात्रा है जो अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, मतलब वायु में जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, जल क्या करते हैं, हम लोग पीते हैं। ठीक है, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, मृदा क्या करती है, अनाज को पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मतलब हम किसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, अनाज के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। अनाज मिलेगा तभी न खाएंगे, पिएंगे, मोटाएंगे और स्वस्थ रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे और बढ़िया से पढ़ाइयों करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। ठीक है, आप सभी लोग बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत बच्चे लोग कमेंट नहीं करते हैं। हम कहते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है तो कोई भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो तुरंत बेझिझक पूछें। ठीक है,
नहीं पूछिएगा तो ये आपका डाउट रह जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख नहीं पाइएगा। तो क्योंकि हम लोग जो है तो पूरा मेंटेनेंस करके हम लोग आप सभी को पूरा कंटेंट के साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो आप सभी को बढ़िया से समझ में आए। अगर समझ में नहीं आए तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसी समय आपका रिप्लाई मिलेगा तुरंत। हम डेली करके हम रिप्लाई नहीं देते, हम तुरंत देते हैं जस्ट। और मानिए कि कोई मैथ का क्वेश्चन है, वो सब थोड़ा उसका थोड़ा सा डेली से रिप्लाई मिलता है, क्योंकि सीटे सर आंसर भेजेंगे उसके बाद हम रिप्लाई दे देंगे सबको, ठीक है। तो चलिए, और मृदा जो अनाज पैदा करती है, मृदा क्या करती है, अनाज पैदा करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इसका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद है। ये क्या है, प्राथमिक उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक है, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। इस पे क्या करते हैं, दूसरे जीव इस पे निर्भर करते हैं। तो चलिए आगे हम समझाते हैं क्या कह रहा है ये। आइए प्यारे साथियों, वन्य जीव और कृषि फसल उपप्रजाति में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। यह आकार और काल में विभिन्न है, जो अति निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा एक तंत्र में गुथी हुई है, ठीक है। तो चलिए आगे हम बताते हैं आपको क्या है कह रहा है। अब हमको पढ़ना क्या है, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसा प्रणाली और पौधे हैं जो उनके क्षेत्र में ही पाए। मतलब जैसे हम यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं, मतलब हम आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ नजर दौड़ाते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसा प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है। वास्तव में भारत जैव विविधता में संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व के सारी जैव प्रजातियों के 8 प्रजाति संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये भी खोजी जाने वाली अप्रजातियों से 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन जीवों संसाधन के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। यह विविध वनस्पति जात और
प्राणी जात हमारे हर रोज एक जीवन में इतने गुथे हुए हैं। देखिए, वास्तव में भारत में जैव विविधता जो संरक्षण होता है, विविधता जो होता है, उसके संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देश में से एक है। मतलब हमारा जैव विविधता जो होता है उसके संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपप्रजातियों के 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपप्रजातियों के 2 या 3 गुण हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीवों संसाधन के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतना गुथे हुए हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। कि हम इसकी कद्र नहीं करते हैं। मतलब हम इसकी कद्र नहीं करते हैं, परंतु पर्यावरण की प्रति हमारी संवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ता है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, जैसे परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना, मतलब असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। ठीक है, अब क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। अपने क्षेत्र में मानव और प्राकृतिक के मानवीय संबंधित पर प्रचलित कहानियों के बारे में पता लगाएं। आपको पता लगाना है क्रियाकलाप के बारे में। ठीक है, तो इसको आप पता करके हम लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है। देखिए प्यारे साथियों, एक साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों साथ ही में ले आएंगे। अभी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक साथ हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एक साथ लेके आएंगे, क्योंकि अभी तीसरा चैप्टर चल रहा है इसका। ठीक है, तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक, तो चलिए आगे हम चलते हैं। भारत में वन और वन्य जीवन और संरक्षण, मतलब भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। मतलब वन्य जीवन जो होता है उसके वनों को तेज गति, मतलब वनों को तेज गति से हो रहे ह्रास, मतलब नुकसान के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। ठीक है, परंतु हमें वन और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। मतलब हमें वनों और वन्य जीव का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। संरक्षण से
पारिस्थितिकी विविधताएं बनी रहती है। मतलब हम उसको संरक्षित करेंगे तो पारिस्थितिकी विविधता बनी रहेगी तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन तथा हमारे जीवन में साधन संसाधन जल वायु और मृदा बने रहेंगे। जल वायु और मृदा बने रहेगी। अगर हम इसका संरक्षण करेंगे तो जल वायु और मृदा बनेगी। तो मृदा तो है ही है, वायु है ही है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अगर उसका संरक्षण भी करेंगे बढ़िया से तभी रहेगा। बल्कि जल का संरक्षण अगर हम लोग नहीं करेंगे तो जल नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधा ही हम लोग के लिए बहुत लाभदायक होता है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हम लोग को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। अगर पेड़ पौधा मतलब कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, सबसे मतलब कम से कम 33% आपको कम से कम वन रहना चाहिए, तभी आपको बारिश होगा। ठीक है, जितना पेड़ पौधा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। अब अभी के समय में घर बनाने के लिए आप लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं, तो आप लोग पेड़ पौधा काट रहे हैं तो सबसे पहले तो पेड़ पौधा काट रहे हैं तो उसके जगह पे दूसरा पेड़ पौधा उगाइए, घर के आसपास में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे हम लोग को सुविधा है, असुविधा नहीं रहेगी। क्योंकि कार्बन का मात्रा, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है, उसका मात्रा दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। उसके कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसा हानिकारक चीज होते हैं जिसको हमारे शरीर जो होता है वो बहुत नुकसान कर सकता है। कभी कुछ डैमेज, कभी कुछ डैमेज, कभी किडनी डैमेज, तब कभी कुछ डैमेज। मतलब जितना एथी कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा हम लोग के शरीर को। इससे बहुत नुकसान हम लोग को ही मिलता है। ठीक है, यह विभिन्न प्रजातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं को जीन जो होता है ना, जीन विविधता को भी संरक्षित करते हैं। मतलब यह विभिन्न प्रजातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। मतलब जो यह है, उदाहरण जो है उसके तौर पर हम कृषि में अभी भी प्रारंभिक फसल पर निर्भर हैं। अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। मतलब जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने में निर्भर है। तो चलिए आगे चलते हैं, आइए तो अब इसके बारे में जानते हैं। चलिए चित्र नंबर देख लीजिए 2.1 का। ठीक है, शान घाटी के मुखली नस्ली और आदिवासी युतियाएं बांस की पौधा लगाते हुए, मतलब इस शांति घाट में मुखली नस्लों के आदिवासी युवती बांस की पौधे लगाते हुए आप देख रहे होंगे। चलिए अब उसके बाद है
आपके छोटे छोटे जंगली उत्पाद को बेचती आदिवासी महिला, सूखे पत्तियों को एकत्रित करते हुए आदिवासी महिला। मतलब ये सब क्या है, ये सब मतलब फल मूल ये लोग बेच रहे हैं। तो वहीं ठीक है, आई पट्टा को एकत्रित करके ले डालिए घरे माल जाल को खियावेला। ठीक बा, तो ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उन्नीस सौ 60 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुधार कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। मतलब 1960 और 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षणों के राष्ट्रीय वन्य जीवों सुरक्षा कार्य के पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवों रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। मतलब जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम होता है उसको लागू किया गया, जिसमें वनों जीव के आवास क्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में संरक्षित प्रजाति की सूची भी प्रकाशित की गई। इस क्रियाक्रम के तहत बच्ची और संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध पर वन्य जीवों आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीव के व्यापार पर रोक लगने आदि का प्रबंधन जोर दिया गया। तब पे पश्चात केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पेड़ कुछ विशेष एवं प्राणियों को संरक्षण प्रदान करना था। इस प्राणियों में बाघ एवं सींग वाले गेंडा, कश्मीर हिरण अथवा अंगूर, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल एशियन सेल और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण और चिकारा भारतीय
गोडावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार और संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानून संरक्षण दिया है। ठीक है, चलिए बाघ परियोजना के बारे में हम जान लेते हैं। क्या कह रहा है बाघ परियोजना, आइए समझते हैं। वन्य जीवन संरक्षण के बाघ टाइगर वन एक महत्वपूर्ण देखिए, वन्य जीव संरक्षण में बाघ एवं महत्वपूर्ण जंगलीय जाति है जो 1973 में अधिकारियों के पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ के बाघ के संख्या अनुमानित संख्या 55,000 से हटकर 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनके व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थल का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होने और जनसंख्या की वृद्धि बाघों की घटती संख्या में मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया के 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश की शिकार, चोरी और गैर कानून व्यापार करने वाले के मुख्य निशोधन पर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व के बेहतरीन वन्य जीवों में परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होगी, न कि इनके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों पर गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन की कीटों को भी महत्वपूर्ण मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 में के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, बिंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जाति में शामिल किया गया है।
91 में पौधे की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं आगे। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार और जनजाति को भी बचाना। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवाड राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाएं के उदाहरण हैं। तो इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। भारत में वन्य जीव पशु विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपका जानकारी प्राप्त करें और उनकी स्थिति मानचित्र पर अंकित करें। अब उसके बाद हमको पढ़ना है वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार और विस्तार। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधन के संरक्षण करना चाहे तो इसका प्रबंधन, नियंत्रित और विनिमय उपेक्षाकृत कठिनाई है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्ग में बांटा गया है। इसको कौन कौन सा वर्ग में बांटा गया है? निम्नलिखित वर्ग में बांटा गया है। तो चलिए हम जानते हैं, आइए। पहला है आरक्षित वन। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किया गया है। मतलब देश में आधे से अधिक वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। जहां तक वन और वन प्राणियों के संरक्षण की बात है, आधारित वन एवं सुविधा मूल्यवान माना जाता है। संरक्षित वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा लक्षित है। इस वन को और अधिक नष्ट होने से बचने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। अवर्गीकृत वन क्या है? चलिए जानते हैं अवर्गीकृत वन क्या है। अन्य सभी प्रकार के वन और बाजल भूमि जो सरकार, व्यक्तियों के समुदायों के स्वामित्व में होता है, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। आरक्षित वन, लक्षित वन ऐसे स्थानीय वन क्षेत्र हैं जिसका रखरखाव
लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जो कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में कुल वनों का संरक्षित वन का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वांचल के सभी राज्यों में और गुजरात में, ठीक है। आइए यहीं सरकार के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। जो हम लगा दे रहे हैं इसको देख लीजिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। आइए अधिकतर वन क्षेत्र वर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदाय के प्रबंधन में है। जो अधिकतर वन क्षेत्र है वर्गीकृत वन है, जो स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। तो चलिए साथियों, तो आइए हम आप सभी को बता देते हैं। समुदाय और वन संरक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं। समुदाय और वन संरक्षण क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए। वन संरक्षण जो नीतियां हैं, देश में कई नई बात नहीं है। मतलब वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हमारे आमतौर पर यह बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। मतलब इसका क्या होता है, जैसा वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है। जो हमारे देश के लिए जो वन संरक्षण की जो नीतियां हैं वो हमारे लिए कोई बात नहीं है। आमतौर पर इस बात से अनजान है कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजाति के अवसर भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण
में जुटे हैं, क्योंकि इससे ही दीर्घकालीन में उनकी अवस्थाओं की पूर्ति हो सकती है। जो सरिस्का बाघ रिजर्व ऑफ राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संशोधित है। ठीक है। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलावा जिले में पांच गांवों के लोग ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भौलोदेव डाको जो होता है ना, मतलब 5 गांव के लोग 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैलोदेव डाको सेंचुरीज घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करता है तथा बाहरी लोग की घुसपैठी से यहाँ के वन्य जीवन को बचाता है। मतलब जो सेंचुरी घोषित कर दी जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करता है तथा बाहरी लोग की घुसपैठी से यहाँ के वन्य जीवन को बचाता है। चलिए उसके बाद है आपके बाद, चलिए कितना है थोड़ा चेक कर लेते हैं हम। चलिए थोड़ा ही सा है, इसको आज हम देख कर लेते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, तब तक ये बोतल लेके पानी पीजिए, तुरंत हम क्लास लेते हैं। यह ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। 1 शॉट में खत्म। पवित्र पौधों में झुलमत विविध और दुर्लभ प्रजातियों से
संपतित। चलिए 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 आ जाइए। चलिए, प्रकृति की पूजा सदियों पुरानी जनजातियों विश्वास है। मतलब प्रकृति के पूरे सदियों पुराना जनजाति का विकास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करती है। जिसका आधार क्या करती है? प्रकृति के हर रूप की रक्षा करती है। इन्हें विश्वासों से विभिन्न वनों का मूल एवं कोयमार्ग रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पौधे में झुरमट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते तथा ना ही किसी और के छेड़छाड़ करने देते। मतलब किसी को घुसने भी नहीं देते और छेड़छाड़ भी करने नहीं देते। ठीक है। और कुछ समाज कुछ विषयों पे पौधे की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मंडा और स्थान जनजाति महुआ और कदम के पौधे की पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। हममें से बहुत व्यक्ति पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ठीक है। हम लोग कथी करते हैं? एथी को मानते हैं। ठीक है। तो चलिए भारतीय समाज अनेक संस्कृति है, जो प्रत्येक संस्कृति में प्राकृतिक इस कृतियों को संरक्षित करने के अपने प्रारंभिक तरीका है। आमतौर पर झरनों में पहली चोटियों पौधे में पशुओं के पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप उनके मंदिरों के आसपास बंद लंगूर पाएंगे। आसपास उन्हें खिलाते पिलाते और मंदिर में भक्तियों में गिरते हैं। और राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिकाल, नीलगाय और माल के झुंड देख सकते हैं, जो वहां का समुदाय का विभिन्न हिस्सा है और कोई उनका नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है। उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। क्रियाकलाप जान लेते हैं। क्रियाकलाप क्या कह रहा है, आइए।
आप अपने आसपास में किस ऐसे रीति रिवाज के बारे में एक लेख लिखे जो पर्यावरण बचाव संरक्षण में मदद कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन हिमालय में जो प्रसिद्ध है चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, परंतु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधे की जातियों में प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाए जा सकते हैं, बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों के पुनर्जीविका अथवा प्लास्टिक कृषि के नए तरीके का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहली को किसानों का बीज बचाव आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया है कि रासायनिक जो उर्वरकों है उसके बारे में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग बिना भी विविधन फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप में व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। ठीक है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षणित वनों के प्रबंधन के पुनर्निर्माण के स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्वपूर्ण को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों के शुरुआत 1988 ईस्वी में हुई, जब ओडिशा राजस्थान ने संयुक्त वन प्रबंधन पे पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त प्रबंधन सलिक्ष वन के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर स्थानीय बनाई जाती है, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारियों संयुक्त रूप के कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्थलीय लाभ जैसे इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफलता संरक्षण से प्राप्त इमारती लड़की लाभ के भी भागीदारी होती है। मतलब इसके बदलने का समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसा इमारतीय वन उत्पादों को हकदारी, मतलब किसी का जमीन किसी के नाम पे लिख देगा तो हकदारी छीन लेगा, वही हकदारी होते हैं तथा
सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती ऋण की लाभ के भी भागीदारी होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है भारत में पर्यावरण विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं के सीख मिली है कि स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में समुदाय भूमिका उनके आने में अभी देर है, अतः वे ही विकास क्रियाएं माने होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। ठीक है, हाँ, और उसके बाद है आपका पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और आदरपूर्ण जीवधारी जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दयाशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं से भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाश को भी छाया प्रदान करता है। देखिए, यह बहुत बड़ा बात कह दिया है, आप सभी लोग नहीं समझ पाए होंगे, यह बहुत बड़ा बात कहा है। ठीक है, जैसे पेड़ एक विशेष असीमित दयालु, मतलब पेड़ एक है विशेष असीमित दयालु और आह्लादपूर्ण जीवधारी है। मतलब वो एक क्या है, जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। मतलब पेड़ पौधे अपने सतत के लिए कोई मांग नहीं करता है, दयाशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट कर लेता है। मतलब अपने जीवन की जितना भी क्रियाएं किया है अपना तुरंत वो भेंट कर लेता है। यह सभी के रक्षा करता है। पेड़ पौधा जो है ना सभी को रक्षा करता है, परंतु हम स्वयं पर कुल्हाड़ी चलने वाले विनाश को भी छाया प्रदान करता है। जिस पर भी वो कुल्हाड़ी चलाता है, मतलब हम लोग पेड़ पौधा काटते हैं ना, काटते हैं कि नहीं काटते हैं, उसको भी वो छाया प्रदान करता है। उसको क्या करता है, छाया प्रदान करता है। आप लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक पेड़ काटने पे क्या हम लोग को नुकसान होता है। ठीक है, तो इस बात पे आप सभी लोग गौर कीजिए, क्योंकि पेड़ पौधा रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रह पाएंगे हम लोग। पेड़ पौधा के बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। अभी जल का लेयर काहे डाउन हुआ है, मतलब वाटर लेयर क्यों डाउन हुआ है? आप लोग जानते हैं, जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा, जहाँ सुखाड़ होगा वहां पे क्या होगा, लेयर सब डाउन रहता है। ये सब प्रदूषण के कारण होता है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। और पेड़ पौधा आप लोग लगाइए, तब उसके बाद देखिए बारिश कैसे होता है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल ऑफ यू टेक केयर, गुड बाय।